नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, भारतीय इतिहास में हम लोग जिस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, आज उसके लेक्चर नंबर 3 पर हैं और वो अध्याय था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, वाइटल विलेज एंड थ्रिविंग टाउन्स। चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 3 पर बात होगी। तो अभी तक आपने इस अध्याय पर 2 लेक्चर लिए और आज तीसरे लेक्चर पर हम कुछ नई बातें करने वाले हैं। लेकिन अब तक आपने जो पढ़ा, जो भी समझा, उसके आधार पर कुछ चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी। जैसे ये खुशहाल गांव और समृद्ध शहर की जो कहानी है, जो ये चैप्टर है, बेसिकली किस कालखंड का इतिहास है, क्योंकि हम इतिहास विषय पढ़ रहे हैं। तो ये कौन से पीरियड की हिस्ट्री है जिसका टाइटल ये रखा गया। तो आपने पिछले लेक्चर्स में ये सीखा कि ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के समय से लेकर आगे तक लगभग जो 400-500 वर्षों में बदलाव आए, उत्तर वैदिक काल के बाद की जो अवस्था आई, यानी पोस्ट वैदिक एज में जो कुछ हुआ, उस पर ये कहीं ना कहीं टॉपिक बेस्ड है। खासकर आपने ये पढ़ा था कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोहे का प्रयोग शुरू होता है, आयरन का यूज होता है। तो आयरन यूज जब स्टार्ट होता है तो आगे चलकर उसका इंपैक्ट आना शुरू होता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है। वो चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रभाव देखिए, यानी इकोनॉमिक फील्ड में देखिए, और वो चाहे पॉलिटिकल फील्ड में देखिए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल फील्ड में आपने देखा कि जो जनपद राज्य थे वो बड़े बड़े राज्यों में तब्दील हो गए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बिग स्टेट में हो गया, जिसे महाजनपद कहा गया। तो मध्य गंगा घाटी में कई बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें लिच्छवी गणराज्य जैसा बड़ा राज्य और मगध जैसा महान साम्राज्य भी खड़ा हुआ। तो इनकी कहानी आपने पढ़ी। तो ये उसी दौर का घटनाक्रम है कि आखिर गांवों में खुशहाली आई। तो इसका मतलब क्या? मतलब लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में जो तब्दीलियां हुई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस आए, फसलों का उत्पादन बढ़ा, लोग आर्थिक तौर पर समृद्ध होते चले गए और इसलिए जनजीवन खुशहाल हुआ। तो गांव के संदर्भ में आपने यह टॉपिक पढ़ा था। शहरी जीवन पर आपने देखा कि किस तरह से फिर से नगरीकरण की प्रक्रिया आई, लोग फिर से नगरों में रहने लगे, नगरीय जीवन का विकास हुआ और इसी कारण से इसे हम द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा भी देते, यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज हुआ। अब वो चाहे तक्षशिला जैसे नगर थे, चाहे उज्जैन जैसे नगर थे, चाहे वैशाली जैसे नगर थे, चाहे पाटलिपुत्रा जैसे नगर थे, तो बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ और इस नगरीकरण के पीछे भी कहीं ना कहीं आधार ये बदलाव ही था। क्योंकि जब गांव समृद्ध हुआ, जब गांव संपन्न हुआ, तभी नगरीकरण संभव हो पाया, तभी नगरीय जीवन खुशहाल हुआ। तो उसी संदर्भ में ये पूरा अध्याय है और आज हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि किस तरीके से इस दौर में व्यापार वाणिज्य को बल मिला, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स भी प्रमोट हुआ। उस संदर्भ में कुछ बातें करने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज अध्याय 8 पर लेक्चर नंबर 3, जो आपके इस अध्याय का अंतिम लेक्चर होगा, इसमें देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में क्या विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले कहानी शुरू हो रही सिक्कों से। यानी आप एक बात नोटिस करिए कि अब व्यापार वाणिज्य में एक नई चीज का प्रवेश होता है, सिक्के, क्वाइंस। क्योंकि व्यापार वाणिज्य तो इंडस सिविलाइजेशन में भी था, सिंधु सभ्यता के समय भी व्यापार वाणिज्य फला फूला। व्यापार तो वैदिक संस्कृत में भी आपने देखा, लेकिन उस समय व्यापार किस रूप में होता था, यानी विनिमय का माध्यम क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? तो वस्तुओं की अदला बदली, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी बार्टर सिस्टम की इकोनॉमी थी। बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था, वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, एक सामान के बदले में दूसरा सामान लेन देन में प्रयोग करना। लेकिन अब आप देखेंगे कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद एक नए रूप में व्यापार शुरू होता है और अब व्यापार में विनिमय का माध्यम सिक्का यानी मुद्राएं आ जाती है, यानी पहली बार क्वाइन सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो सिक्के जो आप यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर हम लोग जो कहानी पढ़ रहे थे कि किस तरह से एक चतुर युवा ने अपनी निर्धनता दूर की थी, जातक कथाओं की एक कहानी देखी थी, उसी कहानी में यह दिखाया गया था कि कैसे उसने एक मरे हुए चूहे को एक भोजनालय में उसके मालिक को बेचा उसकी बिल्ली के लिए और उसके बदले में सिक्के लिए। फिर इसी तरीके से आपने देखा कि किस तरह से उसने जो घोड़े का व्यापारी आया था उस व्यापारी को जो घास के गट्ठर बेचे थे उससे उससे हजारों सिक्के प्राप्त किए। यानी अब व्यापार में विनिमय का माध्यम, वस्तुओं की अदला बदली नहीं रह गई थी, बार्टर इकोनॉमी नहीं रह गई थी, विनिमय में सिक्के का प्रचलन हो चुका था। तो कहानी में आपने क्या देखा, किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। यानी अब यहां पर अगर आप सिक्के की बात करें तो क्या देख रहे हैं, सिक्कों का किस रूप में प्रयोग है, संपत्ति का मूल्यांकन का माध्यम। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले, यानी हजारों सिक्कों का प्रयोग ये दिखाता है कि व्यापार वाणिज्य बहुत फल फूल रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स की बहुत अच्छी स्थिति हो चुकी थी। और दूसरी चीज यहां पर आप नोटिस करें तो अब व्यापार वाणिज्य में सिक्कों का प्रचलन आम होता जा रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कब हुआ, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में यहां पर सिक्कों का प्रचलन होता है, सिक्कों का प्रयोग शुरू होता है। अब इन सिक्कों को एक नाम दिया गया है आहत सिक्के, यानी भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे इनको क्या नाम दिया गया, आहत सिक्के, ओल्डेस्ट क्वाइंस ऑफ इंडिया। आहत सिक्के का मतलब होता है पंच मार्क्ड क्वाइंस। पंच मार्क्ड क्वाइंस नाम से ही स्पष्ट है कि इन पर ठप्पा मारकर कोई चित्र बनाया जाता था, इन पर ठप्पा मारा जाता था, यानी पंच लगाया जाता था। और ये पंचिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती थी, जिससे कोई इस पर चित्र या कोई यहां पर छवि बनाई जा सके, इमेज बनाई जा सके, कोई फिगर ड्रॉ किया जा सके। तो इन सिक्कों की ढलाई में पंचिंग होती थी, इसीलिए इनका नाम पड़ा पंच मार्क्ड कॉइंस या इनको आहत सिक्के कहा गया। तो आपकी परीक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि भारत में प्रयुक्त सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या नाम दिया गया, आहत सिक्के। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के। तो 500 साल तक ये चलते रहे, यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आते आते इनका प्रयोग चलता रहा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर यानी 600 बीसी के बाद और प्रथम शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक यहां पर आप देखेंगे इनका प्रचलन दिखाई देता है। लगभग 500 साल तक ये सिक्के चलते रहे। इनका चित्र नीचे दिया गया है, ये चित्र आप देख सकते हैं किस तरीके से सिक्के हैं जो यहां पर इन पर चित्र बनाने के लिए लग रहा है इस पर ठप्पा मारा गया है, इन पर पंचिंग के ये निशान दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये है भारत के प्राचीनतम सिक्के। जिन्हें नाम दिया गया है आहत सिक्के। यानी ओल्डेस्ट क्वाइंस ऑफ इंडिया, जिन्हें नाम दिया गया पंच मार्क्ड क्वाइंस। ये पंच मार्क्ड क्वाइंस है। अब यहां पर अगर आप देखें तो आप क्या पाएंगे कि
ये चांदी के या तो बनाए जाते थे या तांबे के बनाए जाते थे, यानी ये ज्यादातर चांदी के बने होते थे। ये आहत सिक्कों की बात हो रही है, लेकिन अन्य कई धातुओं का भी इसमें प्रयोग हुआ है। और इन पर, सिक्कों पर जो विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी वो आहत करके बनाई जाती थी, यानी ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इसलिए इनका नाम पड़ा आहत सिक्के। तो ये पूरा पैराग्राफ परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा अहम है। इससे क्या क्या प्रश्न बच्चों बन सकता है कि भारत में विनिमय के माध्यम के रूप में सिक्कों का प्रचलन कब से हुआ, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्वाइंस का यूज कब से स्टार्ट हुआ। तो लगभग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास, 600 बीसी के आसपास, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के काल में, महाजनपद काल में। फिर दूसरी तरफ प्रश्न यह भी बन सकता है कि इन प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना गया, इनको क्या संज्ञा दी गई। तो इन्हें आहत सिक्के कहा गया, पंच मार्ड क्वाइंस कहा गया। इन्हें आहत सिक्के क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इन सिक्कों की ढलाई के समय, इनकी मिंटिंग के समय जो इन पर चित्र या छवि बनाई जाती थी, पिक्चर या इमेज बनाई जाती थी, वो पंच करके बनाई है, ठप्पा मारकर। इसी को कहते हैं आहत करना, ठप्पा मारना। तो इसलिए इन्हें आहत सिक्का नाम दिया गया। और फिर ये ज्यादातर अगर आप देखें किस धातु के बने होते थे, चांदी के, तो चांदी और तांबे के बहुतायत ये सिक्के मिले हैं। और इस समय के हजारों सिक्के पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए। ये सारा जो स्टेटमेंट था वो मैंने स्पष्ट कर दिया, और जिन लाइनों पर मैंने रेड मार्क किया है वो आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े तो पंच मार्ड क्वाइंस क्या थे, इनका नाम कैसे डिसाइड हुआ, ये कब प्रचलन में रहे, कब तक चलते रहे, ये सारी बातें यहां पर क्लियर की गई। अब यहां पर यह कह रहा कि आहत सिक्के सामान्यतः, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा, सामान्यतः आयताकार होते थे। यानी जनरली अगर देखा जाए तो जो पंचमार्ट क्वाइंस थे ये रेक्टेंगुलर होते थे। तो एक तो शेप इनका ये बता रहा, यानी आहत सिक्कों का आकार की आकृति शेप ऑफ पंचमार्ड क्वाइंस कैसे होते थे। तो इसमें एक कह रहा आयताकार, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, या फिर कह रहा सम टाइम्स स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्गाकार। तो स्क्वायर के शेप में भी ये होते थे, या कभी कभी गोल भी होते थे, यानी राउंड शेप में भी ये होते थे। तो गोल या वृत्ताकार कह सकते हैं, यानी राउंड शेप में भी ये कभी कभी होते थे। तो अलग अलग आकार में बनाए जाते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। तो इस तरह से इनकी मिंटिंग होती थी, इनकी ढलाई होती थी। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्कों पर लिखने की परंपरा तो बहुत बाद में आई, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जाकर के हमें सिक्कों पर लिखावट मिलनी शुरू होती है, जो इंडो ग्रीक के क्वाइंस है, हिंद यवनों के सिक्के, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एग्जाम के लिए। यानी द क्वाइंस वर नॉट इंस्क्राइब्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वर नॉट इंस्क्राइब्ड, इन पर कुछ इंस्क्राइब्ड नहीं, लिखा नहीं है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया। तो स्टैम्प किए जाते थे, ये डाइस या पंचेस के द्वारा सिंबल्स बनाए जाते थे, इसीलिए इनको कहा गया आहत सिक्के। और ये भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में मिले हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे। तो सेंचुरीज में जो कॉमन एरा स्टार्ट होता है तब तक ये प्रचलन में दिखाई देते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इनका प्रयोग दिखाई देता है।
तो ये आहत सिक्कों का एक इतिहास था जो दिखाता है, इससे पता चलता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का जो दौर था वो व्यापार वाणिज्य की समृद्धि का भी काल था। ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पीरियड बहुत ही बेहतर माना गया। आगे बढ़ते हैं अब। विनिमय के अन्य साधन, तो कह रहा है संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे ना छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। तो ये तो स्वाभाविक है कि समुद्र के किनारे नमक का उत्पादन, लेकिन कह रहा है खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे नमक के लिए। यानी एक तरफ धान की बात की जा रही है जिससे चावल तैयार होता है, यानी पैडी की बात हो रही है जिससे राइस तैयार होता है, और दूसरी तरफ नमक की बात हो रही है यानी साल्ट। तो ये भी विनिमय का एक रूप दिखा रहा, और इस तरह के विनिमय को हम क्या कहते हैं? बार्टर इकोनॉमी, यानी वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय भी प्रचलन में अभी दिखाई देता है, यानी बार्टर सिस्टम अभी भी दिखाई देता है। तो व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं, किस तरह यात्रा कर रहे हैं? तो यहां पर यह दिखा रहा है कि नमक का व्यापार वो धान के रूप में, धान के माध्यम से कर रहे हैं। तो यह दिखाता है वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी प्रचलन में है। तो जो संगम लिटरेचर मिला है उसमें पैडी यानी धान की बात है, और साथ में यहां पर बात की गई है एक्सचेंज की सॉल्ट से। टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, यानी हम सॉल्ट लेने के लिए पैडी देंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी, यानी कि जो नमक के सौदागर हैं, व्यापारी हैं, वो यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता। तो ये कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि नमक का उत्पादन समुद्री इलाकों में, सीशोर पर होता, समुद्र तटों पर, और इसके साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। चलिए अब आगे बात करें नगरों के जीवन के बारे में कुछ और। ये कह रहा नगर क्या है? वो अनेक गतिविधियों के केंद्र है। तो एक तरफ आपने पढ़ा कि नगर तरह तरह के व्यवसाय के लिए केंद्र है, जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सुनार, इस तरह के शिल्पकार, मूर्तिकार, ये सब नगरीय जीवन के लोग थे। आर्ट एंड क्राफ्ट्स के डेवलप करने वाले लोग, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो पॉटर्स हो, चाहे वो कारपेंटर हो, गोल्ड स्मिथ हो, ब्लैक स्मिथ हो, ये सब नगरीय जीवन के लोग हैं, ये बता रहा। और इसके यानी नगर कई तरह के व्यवसाय के लिए, कई तरह के बिजनेस के लिए, कई तरह के उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध थे। और इसके अलावा ये कह रहा कई अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण थे। तो कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से कारण? जैसे उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, तो जब हम मथुरा का मैप देखते हैं, खासकर उत्तर भारत में ब्रज क्षेत्र, तो मथुरा, ये आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे भी, मैप पर हम लोग उसे देखेंगे। बाकी मथुरा आज की तारीख में आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में है, दिल्ली के पास है। तो मथुरा से आप सब वाकिफ ही हैं, आप ज्यादातर उत्तर भारतीय छात्र। मथुरा वृंदावन बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है हिंदुओं का। तो मथुरा का उदाहरण लेकर ये कह रहा है कि ये 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। क्योंकि अब इसका कारण क्या था?
तो क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। तो पहला कारण देखिए कि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मथुरा के प्रसिद्ध होने का कारण बता रहा है कि मथुरा क्यों महत्वपूर्ण नगर रहा। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, यानी नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे, और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। तो इसमें जो बहुत अहम बात है वो है मूर्ति निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र था मथुरा। खासकर आप आगे पढ़ने वाले हैं, कुषाण शासन काल में, कुषाणों के समय, खासकर राजा कनिष्क के समय, मथुरा मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। यहाँ मथुरा कला नाम से ही प्रसिद्ध मूर्ति कला का विकास हुआ। तो ये बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, और चूंकि मथुरा एक सेंटर था, इसीलिए आगे चलकर आप देखेंगे मूर्ति निर्माण की इस कला को एक नाम दे दिया गया, इसे मथुरा कला कहा गया, और खासकर इसे कुषाण काल से जोड़ा जाता है। आप आगे पढ़ने वाले कुषाण डायनेस्टी के बारे में, कुषाणों के बारे में, जिसमें एक महान राजा हुए कनिष्क। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आते आते मथुरा का महत्व आप देख रहे व्यापारिक दृष्टि से भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर धार्मिक स्तर पर भी एक केंद्र है, और मूर्ति कला के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। तो कई कारणों से मथुरा प्रसिद्ध है। एक तो मथुरा की लोकेशन आप देख रहे हैं, आज के दिल्ली के आसपास का इलाका, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में, और यहां पर आप देख रहे हैं कि व्यापार के लिए सुगम दो तरीके से ये है, और साथ में ये एक सामरिक महत्व का शहर है, तो किलेबंदी की गई, और मंदिर यानी धार्मिक स्थान भी है, और यहाँ मूर्ति बनाने का यानी कला का केंद्र भी है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बनी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो लगभग 2000 साल पहले मतलब क्या हुआ, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, प्रथम शताब्दी ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी, इसकी बात ये कर रहा है। तो 2000 साल पहले का मतलब प्रथम शताब्दी ईस्वी, और मथुरा कुषाणों की राजधानी बन गई। तो कुषाणों की दो राजधानियां थी, एक पुरुषपुर, पुरुषपुर जो आज की तारीख में पाकिस्तान का पेशावर है, पेशावर पाकिस्तान, ये भी इनकी एक राजधानी थी, एक कैपिटल थी, और दूसरी तरफ मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी, जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। फिर मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है, बौद्ध विहार भी है, जैन मंदिर भी है, और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के तौर पर भी इसे देखा जाता है। इसे हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है, मथुरा वृंदावन का इलाका। तो इस तरीके से यहां पर आप देखें कि मथुरा के महत्व पर यह प्रकाश डालता है कि मथुरा क्यों बहुत महत्वपूर्ण था। तो राजनीतिक महत्व था कि उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े साम्राज्य, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मोस्ट पावरफुल एम्पायर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी, कुशाना एम्पायर, उसकी कैपिटल सिटी है मथुरा। यानी इसका ये पॉलिटिकल या आप कह सकते हैं स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं इसका एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे रिलीजन्स के यहाँ पर आप देखेंगे टेम्पल्स बने हुए, और इसके साथ साथ यहाँ आप पाएंगे कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण व्यापार का मार्ग मौजूद है। तो इन कारणों से मथुरा एक प्रसिद्ध नगर था। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले, इंस्क्रिप्शंस भी मिले। जो वहां से पत्थर के टुकड़े खंड मिले या मूर्तियां मिली, उन पर कई तरह के लेख खुदे हुए।
जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दान दिए जाने वाले बातों का उल्लेख करते हैं। तो जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठ या मंदिर को दान दिया जाता था, उसका ये वर्णन करने वाले अभिलेख। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। तो दान करने वाले लोग ज्यादातर नगरीय जीवन में, जैसे राजा रानी हो गए, या जो अधिकारी या कर्मचारी वर्ग हो गया, व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, ये लोग दान करते थे। जैसे मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों यानी माली, इत्र बनाने वालों आदि का उल्लेख मिलता है। तो यह दिखाता है कि मथुरा व्यावसायिक नगरी थी। यहां पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विकास हुआ था। यह बिजनेस सिटी थी। और मैंने पहले ही कहा कि नगर में मुख्य बात यही थी कि तरह तरह के व्यवसाय प्रचलन में रहते थे। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। बहुत आसान है। सुनार की बात हुई यानी सोने का व्यापार, लोहार की बात हो रही, बुनकर की बात हो रही, वीवर्स, टोकरी बुनने वाले, माली, इत्र बनाने वाले नहीं, गार्डनर्स भी हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ इत्र यानी सेंट बनाने वाले। तो हर तरह से यहाँ पर व्यवसाय विकसित था। और इस कारण से आप देखें, शिल्पकार भी रहता है, मूर्तिकार भी रहता है, और इसके अलावा तरह तरह के व्यापारी और अधिकारी भी यहाँ निवास करते थे। तो हड़प्पा में नहीं था। ये एक प्रश्न भी हो सकता है कि इसमें से कौन सी चीज हड़प्पा में नहीं थी। तो भाई सीधी सी बात है, हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो लोहार नहीं होते थे। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हड़प्पा में हो सकता है नहीं। जैसे इत्र की बात हुई, इत्र बनाने की कला से शायद ये नहीं परिचित रहे होंगे, लेकिन मुख्य बात इसमें है कि लोहार नहीं थे। चलिए आगे बढ़े। तो इसी को ट्रांसलेट किया गया, इसको अब आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं शिल्प तथा शिल्पकार की। तो पुरा स्थलों से शिल्प के नमूने मिले, यानी क्राफ्ट के हमें सैंपल्स मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन यानी मृदभांड, इन्हीं को मृदभांड कहा जाता। मृद का मतलब मिट्टी। देखिए इसमें मृद शब्द, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और भांड शब्द का मतलब होता है यानी बर्तन। तो मिट्टी के इन बर्तनों को ही मृदभांड कहते हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में चमकदार होते थे, काले रंग से इस पर पेंटिंग होती थी, और ये देश के उत्तरी भाग में मिले, इसीलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया। तो ये लाइन आपके परीक्षा के लिए बहुत अहम है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। फिर ये कह रहा, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। अब फिर देखिए नगरों का उदाहरण। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो ये पूरी लाइन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। बच्चों में बता दूं कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। ये सीधे परीक्षा में आ सकता है। दूसरे शिल्प की बात करें, दूसरे तरीके के क्राफ्ट में, तो एक तो क्राफ्ट हो गया यहां पर शिल्प की जब बात हुई, तो एक तो हो गया यहां पर कुम्हार। कुम्हार यानी पॉटर्स। पॉटर्स का काम हो गया जब हम क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। और एक हो गया यहां पर बुनकर, यानी जो विविंग का काम करे, विवर। तो बुनकर जो कपड़ा बुनने वाले लोग थे, इसमें केंद्र है वाराणसी और मदुरै। उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै प्रसिद्ध केंद्र थे।
फिर अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। तो व्यापारियों के अपने अपने संघ होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये भी बहुत अहम है। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि श्रेणी क्या थी। तो व्यापारियों का जो संघ होता था, इसी को कहा जाता था श्रेणी। यानी यहां एक लाइन याद रखिएगा परीक्षा के लिए, श्रेणी किसे कहते थे? तो श्रेणी था व्यापारिक संघ, व्यापारियों का संघ, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। तो ये दिखाता कि व्यापार कितना विकसित हो चुका था कि एक एसोसिएशन बनने लगा था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। अब इनका काम देखिए क्या है। श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था। तो इनका काम प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण काम, ये कच्चे माल की उपलब्धता ये दूसरा महत्वपूर्ण काम, और तैयार माल का वितरण ये इनका तीसरा महत्वपूर्ण। तो तीनों काम इनके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूछा जा सकता। जो व्यापारियों की श्रेणियां थी, इनका काम देखिए व्यापार का संचालन करती थी। तो शिल्पकारों की भी श्रेणियां, यानी शिल्पकार भी अपने संघ बनाते थे, व्यापारी भी अपने संघ बनाते थे, और शिल्पकार और व्यापारियों के इन संघों को श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम अलग है, व्यापारियों की जो श्रेणियां इनका काम है संचालन का काम, और ये बैंकों के रूप में भी काम करती थी। तो ये बहुत अहम लाइन हो गई, बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिलने लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दान दिया जाता था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं उस समय आर्थिक जनजीवन दिखाई देता है। अब जो उत्तरी काले चमकीले पात्रों की बात हो रही थी, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर की बात हो रही थी, इसकी विशिष्टता यहां बताई गई। एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र, ये इसकी विशेषता है। कठोर चाक निर्मित, यानी जो कुम्हार चाक पहिया घुमाता है जिससे मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो चमकदार काली सतह के पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे। तो मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता था, और इसी कारण से बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर भी एक पतली काली लेप लगाई जाती थी, जो बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। इसीलिए इसका नाम पड़ा उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या था, पेंटेड वेयर क्या था, ये समझ में आ गया। फिर सूत कातने और बुनने के कुछ नियम दिए गए। ये नियम अर्थशास्त्र के, यानी देखिए कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसमें सूत कताई और बुनाई के कुछ नियम। हम लोग अध्याय 7 में अर्थशास्त्र की पुस्तक की चर्चा कर रहे थे, कौटिल्य की रचना। तो इसमें दिखाते एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती। तो अर्थशास्त्र में इस तरह की आर्थिक गतिविधियों का वर्णन है। फिर ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने में, इस काम में देखिए कौन कौन विधवाओं को लगाया जाता था, सक्षम अक्षम महिलाओं को लगाया जाता था, भिक्षुड़ियों को लगाया जाता था, वृद्धा वैश्याओं को लगाया जाता था, और जो राजा की अवकाश प्राप्त दासियां थी, सेविकाएं थी, या अवकाश प्राप्त देवदासियां थी, इनको लगाया जा सकता है। यानी ज्यादातर आप देख रहे हैं सूत कताई और बुनाई के काम में महिलाओं को। तो दो महत्वपूर्ण यहां पर व्यवसाय, सूत कताई की बात हो रही है और कपड़े की बुनाई की बात हो रही है। कपड़े की बुनाई, इस काम में यहां पर महिलाओं को लगाया जाता था, विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं को इसमें एंगेज किया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए, यानी पारिश्रमिक भी देने की बात है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं, हो अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती।
यानी घर में भी वो यहाँ पर इससे काम कर सकती है। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़ के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, यानी शारीरिक दंड भी दिया जाता था, कठोर दंड विधान का वर्णन मिलता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शरीर छत बिछत करने की बात, शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बात एक कठोर दंड के रूप में भी दिखाई दे रही है, और उस समय के किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था का संचालन। तो स्पिनिंग का काम और विविंग का काम यहां पर यह दिखा रहा है कि किस तरीके से चलता था। आगे बढ़े। फिर आते हैं अरिकामेडु की बात करते हैं। अरिकामेडु, अब अरिकामेडु आप मानचित्र में देखेंगे तो आज के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में दिखाई देगा। इसे भारत में एक रोमन बस्ती के तौर पर देखा गया, भारत में रोमन बस्ती के तौर पर, क्योंकि रोम के बारे में आप जो जानकारी यहां पर पढ़े, आप देखेंगे लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, एक पोर्ट था। यहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते, रोम से यहां सामान आता था। यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा। यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा, अब एम्फोरा क्या, एक पात्र मिला है जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते। तो अरिकामेडु यहां रोम से संबंध प्रमाणित होता है, क्योंकि रोम की बनी चीजें यहां से मिली हैं, जैसे एम्फोरा। अब एम्फोरा एक विदेशी पात्र है, ये एक पात्र है जिसमें तरल पदार्थ रखे जाते थे, और इसी तरीके से इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे। फिर साथ ही यहां एरेटाइन, यानी दूसरी चीज देखिए, एरेटाइन। अब ये एरेटाइन क्या है, ये भी एक विदेशी बर्तन है। तो ये मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन है। तो एरेटाइन भी एक पात्र है, यानी ये भी एक बर्तन है, लेकिन दोनों में अंतर आप देख रहे हैं कि एम्फोरा में हत्था लगा हुआ है, हाथ से पकड़ने के लिए शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे, और एरेटाइन मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो जो इटली, प्राचीन रोम का नगर, वहां के नामकरण से इसे जोड़ा जा रहा। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यही बनाए जाते थे, जैसे यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। तो ये अरिकामेडु से मिले पुरातात्विक अवशेष दिखाते हैं कि रोम के साथ, प्राचीन रोम के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, यानी कपड़ों की रंगाई का प्रचलन था। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के साक्ष्य मिले। तो मनके, बीट्स, जो आज भी आप देखते हैं कि आभूषण के तौर पर लोग गले में पहनते हैं, इस तरह की चीजें यहां पर मिली। फिर अभिलेखित मिट्टी के बर्तन मिले, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। इसके कुछ नमूने यहां दिए गए। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी जो ब्राह्मी लिपि है आप देख रहे हैं, ब्राह्मी लिपि से ही अलग अलग लिपियों का विकास हुआ। आपने पढ़ा था कि प्राकृत भी इसी में लिखी जाती थी, और ऐसे ही आप देख रहे हैं प्रारंभ में तमिल के लिए भी यही लिपि प्रयुक्त होती थी, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी भी कहा जाता है।
तो तमिल ब्राह्मी नामकरण के पीछे वजह क्या है? क्योंकि प्रारंभ में तमिल भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो अरिकामेडु से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले उसके बेस पर ये डिस्क्रिप्शन है, जिसे आप पढ़कर अब समझ सकते हैं। अब दुनिया के अन्य हिस्से की ये बात कर रहा है, ये कह रहा है रोम को ढूंढो। रोम आपने देखा, यूरोपीय क्षेत्र, यूरोप का एक प्राचीन क्षेत्र, ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, यानी जब गंगा घाटी में, मैंने कहा द्वितीय नगरीकरण का दौर आया, सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड, उसी समय यहां पर इनका विकास हुआ। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, यानी जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था, प्राचीन रोमन साम्राज्य, जिसे आगे चलकर आप देखें वैजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना गया। वैजेंटाइन उस जमाने से जुड़ा हुआ है ये। तो ये उस बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। ये साम्राज्य यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे ऑगस्टस। तो ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था, यानी ऑगस्टस लगभग अगर देखा जाए तो प्रथम शताब्दी ईस्वी के करीब 2000 साल पहले इनका शासन था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल यानी एम्फीथिएटर बनवाए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का एक्वाडक्ट है। तो यहां एक्वाडक्ट यानी बड़े बड़े जलवायु सेतु बनाए गए थे, बड़े बड़े जलवाही सेतु, पुल बनाए गए थे। इसके जरिए शहर के स्नानगार, फव्वारों में, गुसलखानों में पानी पहुंचाया जाता था। फिर जो रंग मंडल या एम्पी थिएटर बनाया गया, चारों तरफ दर्शक के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानघर भी बनवाए जहां स्त्रियों पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था। तो इस तरीके से ये प्राचीन रोमन साम्राज्य के वैभवशाली युग की बात करता है, जिसका एक महान राजा हुआ ऑगस्टस, रोमन शासक ऑगस्टस। और रोम के साथ उस दौर में अरिकामेडु यानी भारत के दक्षिणी भागों से व्यापारिक संपर्क था। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, मेडिटेरेनियन एरिया से लोग यहां व्यापार के लिए आया करते थे। तो ये सारी जानकारी जो हम लोगों ने पढ़ी, इसी को ट्रांसलेटेड फॉर्म में भी साथ में नोट्स दिया गया कि आप पढ़ सकें, और इसी को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से जोड़ा गया। जैसे लोहे के प्रयोग की शुरुआत की बात हम लोगों ने की, लगभग 3000 साल पहले हुआ। इसी को मैंने कहा लगभग 1000 बीसी के आसपास हुआ। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई? तो करीब 2500 साल पहले, यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की जो मैंने बात की, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इसका प्रयोग बहुतायत हुआ। 6th सेंचुरी बीसी की बात की। फिर संगम साहित्य की रचना कब हुई? 2300 साल पहले। और अरिकामेडु का पत्तन ये प्रमाणित करता है कि रोम के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे करीब 2200 से 1900 साल पहले। तो अरिकामेडु का सेटलमेंट, संगम लिटरेचर का कंपोजिशन, आयरन के यूज में इंक्रीमेंट और आयरन के यूज की बिगनिंग, ये सारी बातें आपके परीक्षा के लिए अहम है, इसलिए अलग से कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर जानकारी दी गई। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करें। तो कह रहा, आहत सिक्के सामान्यता होते थे। पंच मार्क कॉइंस वर जनरली स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर या राउंड शेप में। तो क्या आंसर लगाएंगे? तो ये होते थे वर्गाकार भी, आयताकार भी और गोलाकार भी, यानी राउंड शेप में भी होते थे। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी तीनों। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहां थी? वेयर वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुषाण एम्पायर? तो पुरुषपुर मैंने कहा जो पेशावर है आज का, पहली राजधानी, और मथुरा जो एक प्रसिद्ध नगर था, तीर्थ स्थान था, ये इनकी दूसरी राजधानी थी। तो ऑप्शन सी। तो बच्चों, इसी के साथ
आपका ये अध्याय समाप्त होता है। यानी आपने क्या सीखा? तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी बीसी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो आर्थिक दशा थी या अर्थव्यवस्था थी, उसके संदर्भ में हम लोग कुछ चीजें पढ़ रहे थे, इकोनॉमी देख रहे थे कि किस तरह से गांव और शहरों का जीवन था। गांव और शहर की बात हो रही थी, यानी सिटीज और विलेज की बात देख रहे थे कि यहां पर किस तरह से खुशहाली आई। तो आपका ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे, यानी अब आप पढ़ेंगे अध्याय 9 चैप्टर 9, और इस पर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे जो लेक्चर नंबर 1 होगा। तो आज के सेशन को ही समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।